बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का ये 7वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर भी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब पहला क्वेश्चन क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव अटैच्ड विद इट। अगर वेव है तो उसका फिर वेव फंक्शन भी होगा, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच डिस्क्राइब्स द वेव साई एक्स, ये इसका वेव फंक्शन है। अब वेव फंक्शन आ गया, वेव फंक्शन इज कनेक्टेड टू द एनर्जी एंड मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो इक्वेशन है ये सब एक कोरिलेशन इन चीज़ों का बताती है। अब इसको आप देखें, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी ये एक पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल मूविंग इन अ कन्फाइंड स्पेस, और इसके साथ जो वेव अटैच्ड है वो यहाँ पे ये है। अब इसको आप इक्वेशन को ज़रा देखिए, ये चीज़ इस पार्ट को देखें, ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर होता है मैथमेटिकल फंक्शन व्हिच ऑपरेट्स ऑन अ वेव फंक्शन। जैसे कोई भी वेव फंक्शन है, एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग एक्स, उसको कुछ स्क्वायर भी किया जा सकता है, अंडर रूट लिया जा सकता है, रेसिप्रोकल भी लिया जा सकता है, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। ये भी एक समझें कि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? डबल डेरिवेटिव है, और साथ ही कांस्टेंट। दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर दिस सिंपलेस्ट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, और इसको एक कंसाइज फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। ये एच, ये ऑपरेटर का साइन होता है, और दिस इज देन द एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इज रीजेनरेटेड, वो दोबारा से वही वेव फंक्शन आ जाता है, एंड देन वी हैव दिस वैल्यू ऑफ ई, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई इन वन डायमेंशन, और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसमें से ये निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन वेव फंक्शन, जो पीछे हमने वेव फंक्शन मेंशन किए थे डिफरेंट सिस्टम्स के, वो कहाँ से आए थे? वो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आए थे, एंड देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो वन डायमेंशन थी, इसी तरह से थ्री डायमेंशन में भी आ जाता है। अब ये एग्जांपल ले लें, ये भी सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। और अब ये थ्री डायमेंशनल है, यहाँ पे तो टू डायमेंशनल लग रहा है, मगर ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है। तो देन द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई एंड जी। ये 3D में ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये इस तरह से लिखी जाती है। और अब एक तरह सवाल आता है कि कहाँ से आई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? ये सिंपली आपको मिल जाती है बाय कंबाइनिंग वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इक्वेशन। ये है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी विद क्लासिकल वेव इक्वेशन। और अगर आपने पीछे पैटर्न ऑब्जर्व किया है तो वो यही हो रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल और कुछ असम्पशंस हैं, दिस इज वन ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल असम्पशंस, और उसको कंबाइन करते हैं क्लासिकल फिजिक्स से, एंड देन वी गेट ऑल दीस इक्वेशंस। और ये फॉर्मुलेट की थी श्रोडिंगर ने, अर्विन श्रोडिंगर ने इन 1927। अब थोड़ा से इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। ये इक्वेशन वही है जो मैंने पीछे लिखी थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर बॉक्स में ये जीरो, कई दफ़ा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दिस टर्म इज जीरो, और ये सॉल्व हो जाती है आसानी से। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मैंने मिस कर दिया। अगर रेफरेंस किसी ने देखना तो वो यहाँ से देख सकता है कि किस तरह से इसको सॉल्व की जा रही है, किया जाता है। अब जो इसका रिजल्ट आता है ना, इसको हमने सॉल्व करके क्या निकालना है, ये एंड दिस एनर्जी साई एक्स आता है, ये 2 over L sin n pi x over L. N is the quantum number, and n can be 1, 2, 3, 4 and so on. It is an integer. अब इसमें n की वैल्यू लगाते हैं, साई 1 x ये हो जाएगा, साई 2 x ये हो जाएगा, साई 3 x ये हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये आप देखिए, ये तो ग्राफ्स बन सकते हैं। आप अगर L की वैल्यू पता है और x की वैल्यू आप वेरी करते जाएं, साथ ही साई कैलकुलेट करते जाएं, तो ये ग्राफ्स बन जाएंगे। यानी इस साइड पे साई प्लॉट करेंगे, इधर x प्लॉट करेंगे, और L की वैल्यू सपोजिंग 10 नैनोमीटर है। वैसे अगर ना भी पता हो, x इन टर्म्स ऑफ L ले लें, x 0, x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू L by 2, L by 3 एंड सो ऑन, वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये ग्राफ्स आ जाते हैं।
psi 1 का ग्राफ, psi 2 का ग्राफ, psi 3 का ग्राफ, psi 4 का ग्राफ। इसका मतलब ये है कि व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ बॉक्स तो उसके साथ इस तरह की वेव अटैच्ड है। अब अगली बात आ जाती है एनर्जीज की। एनर्जी जो आती है इसको सॉल्व करके वो ये आती है। अगेन एन इज द इंटीजर, इट इज द क्वांटम नंबर इन दिस केस। E1 ये आ गई, E2 E3 आपको नजर भी आ रहा है कि the smallest energy is this, minimum energy is this। अब अगर पार्टिकल इस लेवल पे है तो ये इसकी एनर्जी होगी। ये तो ग्राउंड लेवल हो गया ना, बेसिक लेवल। एक्साइट होके इसमें चला जाएगा तो ये एनर्जी होगी एंड देन दिस। अब ये तो आपके पास रिजल्ट आ गए। इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है? इसकी एप्लीकेशन आती है कॉन्जुगेटेड डाइन्स में, केमिस्ट्री में। वो मैंने यहाँ एग्जांपल नहीं दिया, ज़रा लंबा हो जाता है। ब्यूटाडाइन, हेक्साट्राइन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अबाउट ऑन द होल मॉलिक्यूल। और फिर जो स्पेक्ट्रा यहाँ से प्रिडिक्ट होता है और जो एक्सपेरिमेंटली आता है वो मैच कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे आप ये देख लें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सैंडविच कंपाउंड। दरमियान में है ये गैलियम आर्सेनाइड और 10 नैनोमीटर वेट है यहाँ पे इसकी। एंड दिस इज एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। ये इंसुलेटर्स हैं एंड दिस इज अ सेमीकंडक्टर। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है तो वो पार्ट्स के तो लेवल्स बन जाएंगे ना, स्मॉल पार्टिकल मूविंग इन अ कंफाइंड स्पेस। चलिए एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, थर्ड लेवल भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। और इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट की जा सकती है, इसकी भी कैलकुलेट की जा सकती है। बाहर से जब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, जब इसको इतनी एनर्जी मिलेगी विच इज इक्वल टू दिस, ये दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन वुड जंप फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल एंड देन it would fall back into this level and emit a certain amount of energy। तो जो emission होती है, इस पे लेजर लाइट डालते हैं और emission जो होती है that is 7.36 माइक्रोमीटर्स। ये IR स्पेक्ट्रा में आ जाता है, IR रीजन में आ जाता है। तो यहाँ से ये मॉडल, वो तो एक हाइपोथेटिकल मॉडल बना के कैलकुलेशंस की गई थी ना, तो यहाँ से ये एक प्रूव हो जाता है। और इसी तरह से वो जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स का मैंने आपसे जिक्र किया है, ये तो एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो गया। अब दूसरा जो सिस्टम है वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? तो टू एंड फ्रो मोशन हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती हैं। पेंडुलम का मोशन तो आपको पता ही होगा। एंड दिस एक स्प्रिंग और यहाँ से मास लटका दें, इसको कंप्रेस करें तो दिस मोशन वुड बी सेट अप। एंड इफ दिस मास इज वेरी स्मॉल देन दिस वुड बी गवर्न्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे ये लिख दी है इसकी। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिखी है kx²/2। और ये हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस में, ये क्लासिकल फिजिक्स में ये डिराइव की जा सकती है पोटेंशियल एनर्जी kx²/2। x यहाँ पे क्या है? x is the displacement from the mean position। यानी अगर सेंटर में ये mean position है और इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, प्लस भी होगी माइनस भी होगी, दोनों साइड्स पे है। तो अब इसका फिर वही बात है कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। उसके लिए आप एक वाइब्रेटिंग बॉन्ड लेंगे। एटम्स जो हैं वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उनके दरमियान में, एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनती है। और इसको कंसिडर किया जाता है कि दिस इज अ बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल। यानी दो बॉल्स आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग एंड देन इट इज वाइब्रेटिंग। सपोज कर लें HCl है ये, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। अब वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो now this is simple harmonic oscillation। और इसको जरा यहाँ देखें इस डायग्राम में, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे ये यहाँ पे और ये इसके इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ये देखें 0.125 नैनोमीटर्स पे तकरीबन ये आ रहा है और इसके इस तरफ और इस तरफ ये ऐसे ये वाइब्रेट कर रहा है। वही इक्वेशन इसके लिए सेटअप हो जाती है। मगर एक चीज यहाँ पे देखें, ये मास आना चाहिए। मास के अब तो दो मासेस है, उसका सिंपल सॉल्यूशन कि मास की जगह रिड्यूस मासेस लिख देते हैं, m1 m2 m1 + m2। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आ जाता है। ये इक्वेशन आ गई और इसको फिर एक सॉल्व किया जाता है। अब सॉल्व करके क्या निकालना है? वेव फंक्शंस एंड एनर्जी। पहले वेव फंक्शन को देख लेते हैं।
वेव फंक्शन साई, एक्स पे डिपेंड करेगा। ये इसकी सॉल्यूशंस लिखी हुई है। तो अब आप सोचेंगे यहाँ तो एक्स होना चाहिए था, वाई क्यों है? उसको ज़रा सिंप्लीफाई करने के ऐसे लिख दिया गया है और y इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा एक्स। बेशक y की जगह आप यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। और अल्फा क्या है? ये एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम m ओमेगा ओवर h का। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा is equal to frequency of vibration divided by 2 pi। एंगुलर वेलोसिटी भी इसे कहते हैं। इस केस में दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, उसको 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो ओमेगा मिल जाएगा, यानी ये एक सिस्टम का ही पैरामीटर है। अब ये तो वेव फंक्शंस आ गए, प्लॉट भी हो जाएंगे। वही वाली बात है, यहाँ पे आप साइन नॉट प्लॉट कर दें और इधर आप कर दें एक्स प्लॉट कर दें। आप ये देखें प्लॉटिंग, ये एक्स इज इक्वल टू 0 इन द सेंटर, पॉजिटिव वैल्यूज ऑन दिस साइड एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑन दिस साइड, और ये इस तरह से वेव फंक्शन आ जाते हैं। ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये वाला, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी 0 इन द सेंटर एंड देन kx square over 2 this side and kx square over 2 on that side। ये तो वेव फंक्शंस आ गए, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ये साइन नॉट, साई 1, साई 2, साई 3। और वो वाली बात है, इनको प्लॉट करना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता। ये आपके ओरिजिन या एक्सेल में जाके भी प्लॉट हो जाते हैं, हाथ से भी हो जाते हैं, ज़रा टीडियस काम हो जाता है और वहाँ से ये वेव फंक्शन ये आ जाते हैं। अगली बात हो गई है कि प्रोबेबिलिटीज़ की। अगली अब प्रोबेबिलिटीज़ वेव फंक्शन की ऐसा तो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ना, कभी किसी ने देखी भी नहीं, वेव फंक्शन नज़र तो नहीं आते। अलबत्ता प्रोबेबिलिटीज़ अगर हों तो वो एक्सपेरिमेंटली उनकी मैनिफेस्टेशन नज़र आ जाती है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, सेंटर में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यानी जो ग्राउंड लेवल में अगर है, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ये वाइब्रेशंस जो हैं, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम इन द सेंटर। और जगह पे भी है मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर ये सिस्टम एक्साइट होकर इधर चला जाएगा, एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट होगी, तो यहाँ आप देख लें ये साइड पे प्रोबेबिलिटी हो रही है इधर, और इधर सेंटर में 0 है, साइड 2 में ये इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा आता है एनर्जी लेवल्स इसके। एनर्जी लेवल फिर वही वहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये आता है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एच कट इज एच कट इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आगे ये इक्वेशन मिल जाती है। और n क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से E0 E1 E2 ये सब कुछ ये आ रहा है, ये सारे एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। और ओमेगा जो है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट k ओवर म्यू। k is the force constant and mu is the reduced mass of the system। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लगा दें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k ओवर म्यू। और एक और चीज़ नोट कर लें, अब ये एनर्जी लेवल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो एनर्जी लेवल्स इस इक्वेशन से कैलकुलेट किए गए हैं, इनका भी डिफरेंस निकालें। इसका और इसका कितना आता है, एच का ओमेगा आता है, ये एच न्यू आता है, इसका निकालें वो भी इतना ही आता है। तो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस इतना है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अब अगर वाइब्रेटिंग बॉन्ड जो है इट इज वाइब्रेटिंग विद दिस फ्रीक्वेंसी, उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है, उसको एक्सपोज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अपनी फ्रीक्वेंसी है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जब इस फ्रीक्वेंसी की बराबर हो जाएगी, देन द सिस्टम वुड बी एक्साइटेड, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी एनर्जी, और वो आप उसको स्पेक्ट्रम में वो एक नज़र आ जाएगी एब्जॉर्बेंस। और अब ये जो ऑब्जर्वेंस होती थी, ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो वाइब्रेटिंग बॉन्ड्स आर एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग इन द इंफ्रारेड रीजन, यानी ये वाइब्रेटिंग बॉन्ड्स जो है ना वो इस रीजन में एब्जॉर्ब करती हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी इसी रीजन में वेरी करती है, यानी डिफरेंट बॉन्ड्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। बट दिस फॉर्म द बेसिस फॉर IR स्पेक्ट्रा।
यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं एथेनॉल का। एथेनॉल में आप देखें कितनी वाइब्रेटिंग बॉन्ड्स हैं, CH बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सारी इसकी ये सारी वाइब्रेशंस हैं, कितनी होगी, 4 हो गई ना, 4 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। अब इस पे जब वो इस रेंज में इसमें वेरी करेंगे डिफरेंट IR, इट इज एक्सपोज्ड टू डिफरेंट IR फ्रीक्वेंसीज, देन इट वुड एब्जॉर्ब सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। OH पे जाते हैं जब, यहाँ पे इसको देखें, ये बॉन्ड अगर वाइब्रेट कर रही है तो ये इतनी फ्रीक्वेंसी से करती है और इतनी फ्रीक्वेंसी की ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी और उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। फिर आप ये देख लें ये IR रीजन में आ रहा है माइक्रोमीटर्स में। मगर थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ ये आती है कि यहाँ तो वेव नंबर्स लिखा हुआ है। एक्चुअली ये एक ट्रेडिशन था, IR स्पेक्ट्रा में वेव नंबर्स यूज करते थे और वेव नंबर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/λ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और या this is this frequency divided by c, the velocity of light। तो इसमें अब पता ये चल रहा है कि हर बॉन्ड अपनी एक पीक शो कर रही है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है, ये CH आ रही है, CO स्ट्रेच है। सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि एक्चुअली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी डेवलप हुई थी 1900s एज अ केमिकल टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉन्ड्स। वो करते ये थे कि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, उसको IR स्पेक्ट्रोमीटर में डाला और IR की वो एक्सपोज हुआ, वो डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट इन द IR रीजन, और वहाँ पे एक हर बॉन्ड एक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगी। वहाँ से पता चल जाता था कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन सी बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और इसको कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते थे, कंफर्म करना हो कि ये बॉन्ड है कि नहीं आपके मॉलिक्यूल में, तो वो यहाँ से कंफर्म हो जाता था। और दूसरा ये फिर सारा जो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पता थी कि क्यों ऐसे होता है। तो फिर उसके बाद जब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशंस आई तो वहाँ से ये इसका सारी इसकी एक सॉल्यूशन से ये सारा सब कुछ ये सारा फिनोमेना एक्सप्लेन हो गया। और इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है ऑफ द बॉन्ड, दिस इज इक्वल टू दिस 1/2 पाई अंडर रूट a ओवर म्यू। यहाँ से अगर फोर्स ये मास पता है, रिड्यूस मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल, A can be calculated and K is the force constant of the bond and it is a measure of the strength of the bond। और अब एक ये तीन एसिड्स हैं, एग्जांपल है HCl, HB और HI, ये इनके फोर्स कांस्टेंट्स हैं और ये कैलकुलेटेड। और ये हमें वैसे भी पता है कि ये 291 पे ये दिस इज द वीकेस्ट बॉन्ड और ये डिकम्पोज भी होता है, HI डिकम्पोजेज इनटू H2 + I2 और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये डिकम्पोज नहीं होता आसानी से। तो ये इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन हो गया। अगला जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन एटम का, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम वही हमारा सिंपलेस्ट पॉसिबल सिस्टम है, सेंटर में न्यूक्लियस, positively charged proton, electrons going around it, negative electrons going around it in spheres। ये इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके लिए ये सेटअप हो जाती है। अब जब इसको सॉल्व करना है तो ये ज़रा थोड़ा-सा इस तरह से मुश्किल हो जाता है। इसको चेंज करते हैं इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब ये भी एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक तो जो हम जिस पे काम करते हैं दैट इज़ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z। कोई भी पॉइंट कहीं पे है उसके x, y, z कोऑर्डिनेट्स हो तो वो आप उसको वो डिफाइन हो जाता है, लोकेशन उसकी पता चल जाती है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में r, थीटा एंड फी होते हैं। इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लें, ये 3 डायमेंशंस है x, y एंड z। और ये यहाँ ये इमेजिन कर लिए कमरा है, ये उसकी एक साइड लेंथ, ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। पॉइंट है कहीं भी है कमरे में उसको, और ये कोना जो इससे कनेक्ट करें ओरिजिन से, सो दिस इज r distance of the point from the origin, and then the angle which it makes with the z-axis, this is theta, and then this is phi। phi क्या है, यहाँ से एक प्रोजेक्शन डालें, परपेंडिकुलर डालें, और कमरे को इमेजिन कर रहे हैं तो फर्श पे ये प्रोजेक्शन आएगी, एंड then this
angle with the x-axis, this is phi. तो r theta and phi. अब इसको इसमें r theta and phi में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी लिखनी है, और यहाँ पे ये है माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब सॉल्व करने में एक और मसला आ रहा है, साई ये वेव फंक्शन है, इन दिस केस दिस इज अ फंक्शन ऑफ r थीटा एंड phi। इसको तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, जब तीन वेरिएबल्स ये आ गए, इसको स्प्लिट अप कर देते हैं और वो कहते हैं, अज्यूम करते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस इज फंक्शन ऑफ r थीटा एंड phi एंड दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, एक r का है, एक r r इसमें वेरिएबल है, r का फंक्शन है, एक थीटा का फंक्शन है और एक phi का फंक्शन है, और इसको यहाँ के स्प्लिट अप करते हैं और फिर तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाती हैं और फिर उन तीनों को सॉल्व किया जाता है। जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे आ जाते हैं क्वांटम नंबर्स, जो पहले भी पीछे क्वांटम नंबर्स आए हैं, कभी n is equal to 1 2 3 आ रहा था, then n is equal to 0 1 2 3, वो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो वहां से आते हैं। और ये आप देख लें, पहला क्वांटम नंबर जो इसमें है, इस पार्ट में, इस फंक्शन में, वो n is equal to 1 2 3 and so on। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, n इज इक्वल टू 1 होगा तो वो k शेल में है, यानी पहले शेल में, n इज इक्वल टू 2 है तो वो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इस तरह से। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी वहीं से पता चलती है, क्योंकि एनर्जी होती है माइनस आर एच ओवर एन स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और n पे ये 1 2 3। दूसरा है p थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू होती है L इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड इट गोज अप टू n माइनस 1। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एग्जांपल देख लें, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो L n माइनस 1 तक जाता है, L इज इक्वल टू 0 होगा, S शेल, तो यहाँ पे एक S शेल होता है। L इज इक्वल टू 1 है, L is equal to 2 है, L is equal to 2 है, तो this would have value of 0 and 1, 2s, sp, और ये p ऑर्बिटल आ जाएंगे, यहाँ पे L 0 है और यहाँ पे L है 1 है इनमें, and if this is equal to 3 then L can be equal to 0, L can be equal to 1 and then these L is equal to 2, फिर ये 5p orbitals आ जाते हैं। So this quantum number, this defines the shape of the orbital and also the angular momentum of the electron। तीसरा पार्ट ये है phi, इसमें क्वांटम नंबर आ जाते हैं ये क्वांटम माइनस L टू प्लस L। अब 0 पे L इज इक्वल टू 0 है तो ये भी 0 होगा, ये तो बस ये एक S ही है। L इज इक्वल टू 1 होगा तो तीन वैल्यूज आ जाएंगे, माइनस 1 0 एंड 1, ये तीन p ऑर्बिटल्स आ गए, थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन स्पेस। L इज इक्वल टू 2 होगा, फाइव वैल्यूज इसकी हो जाएंगी, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, फिर ये five orientations in space। So this number defines the orientation of orbitals in space। और ये क्वांटम नंबर्स तो आपने पढ़े होंगे, ये तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, और उस वक्त हमें ये नहीं पता होता कि ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं फ्रॉम बाय द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहाँ से ये क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। अब ये देख लें, ये आ रहा है सारे वेव फंक्शन आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है 1s ऑर्बिटल है, ये इसके तीनों वेव फंक्शंस, n is equal to 2, L is equal to 0, ML is equal to 0, 2s के wave functions, this is 2 1 0, this is 2p इसके wave function, फिर ये बाकी ये इसके wave function, और आप यहाँ देख लें आपको R भी नजर आ रहा है,
थीटा भी नज़र आ रहा है, फी भी नज़र आ रहा है। ये सारे वेव फंक्शंस ना ये सारे इसमें ये डिपेंड कर रहे हैं और ये इनके प्लॉट्स भी बनाए हुए हैं। ये आर पार्ट का प्लॉट है, ये इसका प्लॉट है, ये इसका प्लॉट है और ये यहाँ। इसको ज़रा हम आगे थोड़ा-सा आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे वेव फंक्शंस का चार्ट है, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं और इसमें भी आप देख लें ये सिग्मा है। यहाँ पे जो वेरिएबल नज़र आ रहा है, ये तो दिस इज़ इक्वल टू ज़ेड ओवर ए नॉट, यानी बेसिकली आर ही है, वेरिएबल जो है वो आर ही है। ये तो कांस्टेंट से ए नॉट बोर ऑर्बिटल और वो z is equal to 1 2 3 number of protons in the nucleus। ये इस तरह से ये एक जा रहा है और यहाँ पे आपको थीटा फी भी नजर आएंगे और ये सारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्यूशंस हैं और आगे ये जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैलकुलेशंस इसमें सब ये इक्वेशंस यूज होती हैं। अब जो प्लॉटिंग हुई है ना उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एंगुलर वेव फंक्शंस फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हम जो प्लॉट कर सकते हैं, हमने 3 डायमेंशन दिए ना हमारे पास, 3 वेरिएबल्स ही ले सकते हैं। एक तो ये जो एंगुलर पार्ट ले लिया है, एक तो ये हो गया, वो इधर प्लॉट कर दें आप और एक तरफ थीटा प्लॉट करते हैं, एक तरफ फी प्लॉट करते हैं, थीटा को वेरी करें, फी को वेरी करें और यहाँ से आपको ये ग्राफ्स मिल जाते हैं। देखने में बड़े मुश्किल लग रही है, ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, हम हाथ से भी प्लॉट कर लिया करते थे। ये यहाँ तक प्लॉट हो जाते हैं, बाकी फिर आपको एक्सेल में या ओरिजिन में जाके प्लॉट करने पड़ते होंगे, पर वहाँ वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो भी सीधा आपको इक्वेशन देनी होती है, एक्सप्रेशन है जो पी थीटा फी के पीछे सब दी हुई है, फिर थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, फी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, उस तरह से आपको ये सारे CS सारा कुछ मिल जाता है। अगर आप याद करें कि बेसिक केमिस्ट्री हम यहाँ से पढ़नी शुरू करते हैं कि ये sp-d ऑर्बिटल्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और वो उस वक्त जैसे हमने जब पढ़ी थी तो सोची ये कहाँ से आया है सब कुछ, ये सारा कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस हैं दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ केमिस्ट्री। फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं एलिमेंट्स की, अच्छी तरह से लिखते हैं ना, हाइड्रोजन 1s1 यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें आ गया। ऑक्सीजन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इधर होते हैं, 2 इधर और 4 फिर p ऑर्बिटल्स में आ गए और इसी तरह से हर एलिमेंट की लिखी जाती है। एक अलबत्ता बात यहाँ पे ये है कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व तो की गई थी हाइड्रोजन एटम के लिए और ये इसको सॉल्व किए करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सॉल्व करते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से सॉल्व होती है, काफ़ी लंबी है इसकी डेरिवेशन, मगर इसको सारे एलिमेंट्स पे फिर अप्लाई करके और इसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और सारा कुछ केमिस्ट्री का बेस ही सारा पीरियोडिक टेबल वो सारा इसी पे है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टिविटीज, आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो सारी एक यहाँ से आती है। सो दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अगली बात आ जाती है प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स और एनर्जी लेवल्स। वेव फंक्शंस आपने देख लिए मगर असल चीज़ तो होती है प्रोबेबिलिटी, जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। ये भी आपको आप सॉफ्टवेयर में जाके प्लॉट कर सकते हैं। इसमें अब ये देख लें, ये 1s 2s स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहे। p ऑर्बिटल जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द प्लेन, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शंस, वो अबव एंड बिलो द प्लेन है। फिर ये d ऑर्बिटल है ये, और फिर आ जाते हैं एनर्जी लेवल्स पे। एनर्जी कितनी आती है हर लेवल में, n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे माइनस आर एच ओवर एन स्क्वायर माइनस आर एच ओवर एन स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आ गई, r इज इक्वल टू 2 के लिए ये, एंड सो ऑन। तो एनर्जी और इससे सारा स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा सारा इस पे बेस्ड है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एक्सप्लेनेशन। ये था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशंस फॉर वेरी सिंपल सिस्टम्स। अब ये मॉलिक्यूलर सिस्टम्स के लिए भी इसको सॉल्व किया जाता है, मॉलिक्यूल्स के लिए, और जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में मेंशन किया था तो कि मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज, डाइपोल मोमेंट्स, और ये सारा कुछ ये बेस वहीं से आता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है और ये एक कहलाता एक फील्ड है जब मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। एक और चीज आपको बतानी रहेगी कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो वेव होती है इट इवॉल्व्स इन टाइम, इट चेंजेस विद टाइम, ये उसकी इक्वेशन है।
देखें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मगर वही एक सिंपल सी चीज़ है कि ये जो वेव फंक्शन है, अब 2 वेरिएबल्स आ गए ना x और t, इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस psi x और this is function of time, this is a function of x only। और ये जो है ये इसके ये कैलकुलेट हो जाता है और साई एक्स जो है ये वाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये तो आपने देखा, ये डिफरेंट सिस्टम्स को सॉल्व करके डिफरेंट एक्सप्रेशन आ जाती है फॉर साई एक्स की। और इसको इसलिए भी छोड़ दिया जाता है, इम्पोर्टेंट तो है, मगर फॉर स्टेशनरी स्टेट्स वेयर एनर्जी जस्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये काफ़ी होती है और प्रोबेबिलिटी जो है वो यहीं से यहीं से आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो खत्म हो गई। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ओवरव्यू, जो शुरू से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और अजम्पशंस थे क्वांटम मैकेनिक्स के, और उससे क्या क्या चीज़ें कुछ एक्सप्लेन हुई और कुछ अजम्पशंस वेरीफाई हुई, तो उसका एक ये समझें कि ये पूरे जो 7 लेक्चर्स थे ना, ये कुछ ब्रीफ सी समरी उसकी आ रही है। सबसे पहले असम्पशन क्या थी और टाइमलाइन भी साथ आ रही है कि कब किस टाइम में क्या डिस्कवर किया गया। सबसे पहले जो था, जो प्लैंक ने डिस्कवर किया इन 1900, and this formed the base of quantum mechanics. This was the starting point of quantum mechanics. E is equal to nh nu, that is the electromagnetic radiation that exists as packets of energy. Packets of energy, and each packet has this energy. And this helped to explain the black body radiation experiments and photoelectric effects, जो कि वैसे क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। आइंस्टाइन ने 1905 में यही इक्वेशन लेके इसको अप्लाई कर दिया वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में सॉलिड क्रिस्टल्स में एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू दिस, और उससे बड़ा कुछ एक्सप्लेन हो गया, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर सो ऑन। फिर एक और assumption थी बोहर की इन 1911, MVR is equal to NH cut. This is for the electron, that is the angular momentum of the electron in the hydrogen atom is quantized. यहाँ से स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन हो गया। फिर उसके बाद ये रेवोल्यूशनरी assumption आई डी ब्रुई की इन 1923। उन्होंने कहा कि every moving particle has a wave attached to it and then the wavelength is, this is the wavelength। और इससे ये डिराइव तो ये वेरीफाई हो गई by diffraction of electrons, कि electrons were showing the same behavior as waves। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव्स अटैच्ड हैं, और यहीं से फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन आया कि अगर वेव अटैच्ड है तो वेव्स का तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी ना, जो डिस्क्राइब्स द वेव, और उस पे वेव फंक्शन पे फिर सारी आगे क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है। और ये फिर थोड़ा सा एक सवाल आता है, ये कहाँ से आई थी इक्वेशन? ये था कि ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन सजेस्ट की थी इन 1905, दैट इज एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टिबल। एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। इसको कंबाइन किया गया E इज इक्वल टू NH म्यू के साथ, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई, दिस वाज फॉर अ फोटोन। और इसी को उठा के डी ने इसमें, ये तो फोटोन का मोमेंटम था ना, उन्होंने पार्टिकल का मोमेंटम लगा दिया, तो बस आगे से इक्वेशन आ गई। यानी देखिए assumption तो एक कोई भी एक कर ले, ये आप भी कर सकते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, मगर फिर असल बात होती है कि उसको वेरीफाई करना, उसको प्रूफ कर दिया, उन्होंने वेरीफाई हो गया ये सब कुछ। इस पे आगे चलते हैं। वेव फंक्शन भी आ गया, अब एसोसिएटेड विद पार्टिकल, मगर अब कोई पार्टिकल के साथ की वेव किसी ने तो देखी तो नहीं थी ना, तो उसको अगर पार्टिकल्स के साथ वेव किसी ने नहीं देखी थी, बॉर्न ने कहा, उन्होंने सजेस्ट किया इन 1926,
That is, the square of the wave function gives you the probability density, probability per unit of finding the particle moving in one dimensional. वो ये है, थ्री डायमेंशन में भी हो सकती है, मगर वहाँ फिर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, नियर वन डायमेंशन का ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट असम्पशन थी, इससे एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गई टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। फिर ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी हो गया, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो केमिकल, इसकी तो मैनिफेस्टेशंस हैं केमिकल रिएक्शन में, ये तो ऑब्जर्व हो जाती है। देन गिव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1926, और उससे फिर इस इक्वेशन का कहते हैं कि दिस इक्वेशन प्रोवाइडेड द फिजिसिस्ट अ हैंडल टू हैंडल क्वांटम मैकेनिक्स, यानी इस पे बेस को के सारी जो कैलकुलेशंस और एनर्जी लेवल, वेव फंक्शंस और सब कुछ वो आ गया, और उससे फिर स्पेक्ट्रा को रिलेट हो जाता है, बहुत चीज़ें उससे एक्सप्लेन होती है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग उससे एक्सप्लेन होती है, यानी ये एक दिस वाज द बेसिक इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये कहाँ से आई? ये वो जो बेसिक असम्पशन थी ना, जो ब्रोई की लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, उसको जनरल वेव इक्वेशन क्लासिकल फिजिक्स की उससे कंबाइन कर दें तो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं। और फिर लगभग उसी टाइम पे 1927 में ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था बाय हाइजेनबर्ग, और ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h कट ओवर 2, यानी दोनों पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते दोनों को साइमल्टेनियसली, तो एक की अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, और ये वो कहते हैं कि दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल और इनहेरेंट नेचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। और इससे आपको काफी चीजें को, ये चीजें इस तरह से क्यों बिहेव करती हैं, डायफ्रैक्शन, और वो इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये हम एंड पे पहुंच गए हैं, ये एंड, अब ये नहीं कि ये कहानी खत्म हुई है, कहानी खत्म तो नहीं हुई, ये तो शुरू हुई है, ये जो मैंने आपको अभी बताया ये तो इसकी शुरुआत है क्वांटम मैकेनिक्स की। अब आपने अगर टाइमलाइन नोट किया, वो 1900 से 1927 तक, और उसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ सीमिंगली एंडलेस स्टोरी। एंडलेस मैं इसलिए कह रही हूँ, तो ये तो अभी अब चलती जा रही है, और इसमें तो अब जो नई चीजें जो आ रही हैं वो तो कुछ ऐसी नाकाबिले यकीन है, क्वांटम एंटेंगलमेंट है, टाइम रिवर्सल, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्यूबिट्स, क्वांटम मैकेनिक्स, और भी बहुत कुछ है। अब इससे ये पता ये चल रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट आइडियाज एंड वेव्स, इट इज द रियलिटी इटसेल्फ। यानी ये जो नेचर के जो राज है ना, राज के ये सिर नहा छुपे हुए राज, वो सारे उससे अब ये डिस्कवर किए जा रहे हैं। और मैक्रोस्कोपिक क्वांटम स्टेट्स पे अब काम हो रहा है, यानी जो टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन अ सर्किट विद सुपरकंडक्टर्स, जिसको अभी नोबेल प्राइज भी मिला है, और वो अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड द बाउंड्री बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल वर्ल्ड इज बीइंग ब्लर्ड।